हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम प्रहार है, क्योंकि हम देखें तो कल पेपर है आपका, ठीक है। कल और यानी 10 और 11 को पेपर है आपका माइंस इंस्पेक्टर का, बिहार माइंस इंस्पेक्टर का पेपर है 10-11 को, है ना। तो अब तो आपकी तैयारी हो गई होगी ऑलमोस्ट। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई अब हम क्या करें, क्या पढ़ लें, क्या नहीं पढ़ लें, इस टाइप से कुछ नहीं करना है। ठीक, जितना पढ़ा आपने उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए और पेपर में जाके एकदम कूल माइंड होकर बैठना है, ठीक है। देखिए, तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे पेपर 3 का माइंस लेजिस्लेशन पोर्शन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वो क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। लास्ट टाइम पर रिविज़न एक हो जाएगा, तो वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। What should be the permissible limit of respirable airborne dust in mines having 12 hours working every shift? देखो यहाँ पे कह रहा है कि हर शिफ्ट में जब 12 आवर्स वर्किंग वहाँ पे चलती है माइंस में, तो जो परमिसिबल लिमिट होता है ना रेस्पायरेबल एयरबॉर्न डस्ट का, वो कितना होना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। While dealing with the misfired shot, the relieving hole shall be drilled in such a way that at no point shall it be near than dash centimeter from the misfired hole. देखो यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम मिसफायर्ड शॉट से डील करते हैं रिलीविंग होल के लिए, तो वो जो ड्रिल करते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो पॉइंट है वो कितने आसपास होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए मिसफायर्ड होल से। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी पॉइंट जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिसफायर्ड होल से, इतना समझिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मेन फंक्शन ऑफ ISO इज़, देखो मेन फंक्शन क्या है ISO का, ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले तो ये समझो कि ISO का फुल फॉर्म क्या हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका क्या है फुल फॉर्म है। इसका पूछ रहा है कि मेन फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज सेफ्टी, टू रिड्यूस एक्सीडेंट, टू इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट, या फिर A और C दोनों। देखो A और C जो है टू इंक्रीज सेफ्टी, टू इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट्स, ये दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्किंग ब्रेक ऑफ डंपर इज यूज्ड फॉर, देखो पार्किंग ब्रेक जो होता है डंपर का, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन फॉर डंपर, डंपिंग पर्पस, या फिर फॉर स्पीड कंट्रोल, या फिर कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। पार्किंग ब्रेक जो डंपर का होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमको नॉन मूविंग कंडीशन में इसको डंपर को रख सकें खड़ा करके, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एवरी एप्लीकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन शैल बी accompanied by the following certificate document except। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई जो भी एप्लीकेशन है कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट मतलब कि किसको छोड़ के, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसको छोड़ के। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पहले तो ये देख लो आप। तो सर्टिफिकेट ऑफ एज बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। और देखेंगे हम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बिल्कुल, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, जरूरी नहीं है इसको, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन होगा कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स के लिए तो उसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी ये चारों जो है आपको ज़रूरी है, तो राइट आंसर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट मे बी रेस्क्यूड बाई कीपिंग suitable pressure, keeping the hose clear of cuttings, directing a jet of water to the cutter edge। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो जो डस्ट का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं किसके मदद से। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसके मदद से हम रेस्क्यू कर सकते हैं ताकि उसको एक सुटेबल प्रेशर दिया जा सके, है ना। जो होल है उसको हम क्लियर कट वहाँ कर सकें, है ना, और जो भी एज है वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो ये किसके मदद से हो सकता है, क्या हम करेंगे ऐसा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग शार्प बिट्स। जब हम शार्प बिट्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेशर जो है सुटेबल तरीके से पहुँच सकता है, और जो होल्स होते हैं वहाँ पे क्लियर कट चीज़ें जा सकती हैं, और वाटर्स भी कट एज तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए यूजिंग शार्प बिट्स राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नॉट लेस देन डैश एंड डैश ईयर्स रिस्पेक्टिवली हु डज नॉट पोजेस एनी डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देते हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का, और वो उनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट उनकी कितनी होनी चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखो कितना साल दिया हुआ है, नॉट लेस देन, तो कितना 4 3 दिया है, 6 to 5 या 2 1 5 4 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 और 5। देखिए 6 और 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का आप एग्जाम देते हो तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपका 6 या 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। हु डज नॉट पोज एनी डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ओके, समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन 8 की तरफ। व्हाट विल द मिनिमम हाइट ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन अक्रॉस द हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम हाइट जो होता है लोवेस्ट कंडक्टर का ओवरहेड लाइन में अक्रॉस द हॉल रोड ओपन कास्ट माइन में, तो वो कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए लोवेस्ट कंडक्टर का, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर। कितना, 12 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। All unused working connected to the surface through all able entrance which is not permanently closed shall once at least in every dash day be implemented by a competent person for sign of illicit distillation। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आप देख पा रहे हो पेपर 3 का क्वेश्चन है, तो ये सबसे पहली बात तो सिलेबस चेंज हो गया है ना। तो आपको माइंस लेजिस्लेशन में जितने भी आप देख पा रहे हो एक्ट्स दिए गए हैं, 7 एक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने उसको कवर भी करा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब पूरा उसको समझाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 पेजेस के वो एक्ट्स दिए गए हैं, आप उसमें कहाँ से कवर कर लोगे, है ना। एक तो ह्यूमन माइंड है, इतना कितना आप कैप्चर कर लोगे चीज़ों को। मेन मसला वहीं पे यही है कि क्वेश्चन कैसे आप पुटअप करोगे वहाँ से। देखो वहाँ पे कितने सारे सेक्शंस दिए गए हैं, क्लॉज दिए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब देख पा रहे हो इसी तरीके से है जैसे कि यहाँ पे देखो अभी एक्ट्स के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, है ना। तो वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था कि बस आप एक बार जान लो कि ये एक्ट में क्या चीज़ें बात हो रही, किस चीज़ की बात हो रही है। एटलीस्ट आप वहाँ जाओ तो ब्लैंक ना रहो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये मेरा मकसद है कहने का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो देखो ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू ऑल एबल एंट्रेंस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी अनयूज्ड वर्किंग है, जो किससे कनेक्टेड है, सरफेस से कनेक्टेड है, ऑल एबल एंट्रेंस से कनेक्टेड है, जो कि परमानेंटली क्लोज नहीं रहते हैं, तो वो जो है कितने दिन पे इम्प्लीमेंट होते हैं, एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसका साइन किया जाता है। तो ये बताना आपको। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 60 डेज़ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हर 60 डेज़ पे क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वो एक इलिसाइट डिस्टिलेशन कर सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा 60 डेज़ पे होता है ये। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। DGMS कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो DGMS का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ओके, तो ये किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें कोई गलती मत करके चले आइएगा। ठीक है, कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा होशियार है, हमको सब आता है, अभी जाके हम लगाए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे आप। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजर्ड एज अबव द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सेंड टू द चीफ इंस्पेक्टर particulars in which forms of first schedule within 7 days of the occurrence or 15 days of injured person returning to duty as the case may be। देखो यहाँ पे कह रहा है कि किस फॉर्म में ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 दिन पहले या फिर 7 दिन के अंतर्गत उसको जो है एक नोटिस भेजना होगा, किसको, चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा, एजेंट, ऑनर और मैनेजर के द्वारा। ठीक है, जब वो ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। ठीक है, मतलब आफ्टर इंजरी, मतलब इतने दिन के बाद, यानी 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, तो उसके पहले ही जो है इस जो ऑनर, एजेंट और मैनेजर है उसको चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा नोटिस। ओके, तो ये किस चीज़ में, किस फॉर्म में मेंशन है ये बताना आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्म 4B और फॉर्म C में ये चीज़ मेंशन है। आगे बढ़े क्वेश्चन 12 की तरफ। रेस्क्यू रूल शैल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन मोर देन डैश पर्सन एम्प्लॉयड एंड रेस्क्यू स्टेशन शैल बी विद इन अ रेडियस ऑफ डैश किलोमीटर। तो क्या लिखा हुआ है कि रेस्क्यू रूल जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है कब, जब इतने पर्सन ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे कितना पर्सन ज़्यादा होते हैं, पहले तो ये समझो। तो देखो यहाँ पे 100%, कितने, जब 100% से ज़्यादा एम्प्लॉयड वहाँ पे होते हैं तब रेस्क्यू रूल को इस्टेब्लिश किया जाता है। और रेस्क्यू स्टेशन शैल विद इन अ रेडियस ऑफ डैश किलोमीटर, और रेस्क्यू स्टेशन जो बनाया जाता है वो कितने रेडियस पे बनाया जाता है, तो 35 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा 100% से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो तब रेस्क्यू रूल बना इस्टेब्लिश किया जाता है, और रेस्क्यू स्टेशन तब कितने रेडियस पे बनाया जाता है, 35 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत ही बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सिडरोसिस इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डैश डस्ट। देखो सिडरोसिस की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, जब हम क्या इनहेल करते हैं, कौन सा डस्ट हम इनहेल कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूरेनियम, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। जब आप आयरन को इनहेल कर लोगे, आयरन का जो डस्ट होता है उसको जब आप इनहेल कर लोगे तब आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? सिड्रोसिस। ठीक है। एक नोटिफाइड डिजीज़ जो है वो आप पूरा आप देख लेना, ठीक है। उसका आपको PDF जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और प्लीज़ टेलीग्राम को चेक करिएगा तो वहाँ पर जाकर मीडिया में जाके आप पहले के डॉक्यूमेंट जरूर चेक किया करिए, ठीक है। वहाँ पे आप क्वेश्चन मत करिए कि क्या कहते हैं यहाँ इसका PDF इसका PDF, आप जाओ देखो तो एटलीस्ट आपको सारा PDF वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक बार चेक जरूर करिएगा टेलीग्राम पे जाके। चलिए तो आगे बढ़े क्वेश्चन 14 की तरफ। एज पर MCDR 1988, देखो अभी मैंने MCDR 1988 को कवर करा था पेपर 3 में, ठीक है, माइंस एक्ट में आ रहा है। तो MCDR 1988 से देखो क्या क्वेश्चन है। द रिमूव टॉप सॉयल शैल बी केप्ट सेपरेटली एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो MCDR 1988 के अकॉर्डिंग जो टॉप सॉयल होता है उसको हम रिमूव करके उसको सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। किस लिए रखा जाता है उसको, किस पर्पज़ के लिए इसको रखा जाता है? देखो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ऑफ लैंड, रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंट फ्लोरा एंड फाउना, या फिर कोई भी नहीं। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, इस पर्पज़ के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है। लैंड की बात करें तो, टॉप सॉइल की बात करें तो। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नॉइज मैपिंग शुड बी डन व्हेनेवर द नॉइज लेवल इज। देखो नॉइज मैपिंग तब किया जाता है जब नॉइज लेवल कितना होता है, तो ये पूछ रहा है एबव 85 डेसिबल, एबव 90 डेसिबल, या फिर एबव 95 डेसिबल, या फिर एबव 115 डेसिबल। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबव 85 डेसिबल जब हो तब जो है नॉइज मैपिंग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन और एट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द जनरल वर्किंग एरिया शुड बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी जनरल वर्किंग एरिया होता है तो वहाँ का जो भी सरफेस होता है उसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। 0.2 लक्स या फिर 1 लक्स या फिर 2 लक्स या फिर 3 लक्स, क्या आंसर होगा? देखो 0.2 लक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना जो है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन होना चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET-N? तो PET-N का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंटा इथेन टेट्रानाइट्राइड, पेंटा इरिथ्रिट्रोल ट्रीनाइट्राइड, पेंटा इरिथ्रिट्रोल टेट्रा ट्रीनाइट्राइड, या पेंटा इथेन टूलिन नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे ट्री नहीं होगा, इसको हटा देना, ठीक है, नाइट्राइड होगा सिर्फ। तो पेंटा इरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्राइड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है। सुपर एलिवेशन इज अ टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ डैश। देखो सुपर एलिवेशन एक टर्म है, इसको हम क्या डिज़ाइन करने के लिए बनाते हैं? तो देखो बेंचेस, हॉल रोड, डम्प्स या फिर मैगजीन। तो याद रखिएगा इसको हम हॉल रोड बनाने के लिए सुपर एलिवेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एन एक्सीडेंट वुड बी कॉल्ड अ डिजास्टर इफ द नंबर ऑफ डेथ इन दैट एक्सीडेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक्सीडेंट जो है वो डिजास्टर कहलाया जा सकता है तब जब नंबर ऑफ डेथ जो है उस एक्सीडेंट में, जब नंबर ऑफ डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए कितने के, तब वो एक्सीडेंट जो है डिजास्टर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। जब 10 लोगों की डेथ हो जाए उस एक्सीडेंट में तो डिजास्टर कहला जाएगा, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सर्विस ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक टेस्ट ऑफ हैवी मशीनरी शुड बी डन वंस एटलीस्ट इन डैश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक टेस्ट ऑफ हैवी मशीनरी। देखो जो भी हैवी मशीनरीज होती हैं, जो भी हैम होते हैं, उसका जो भी सर्विस ब्रेक पार्किंग ब्रेक होता है उसका टेस्ट करना जरूरी है कितने दिन के अंदर में, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा? इसका 2 वीक्स हो जाएगा। 2 सप्ताह के अंतर्गत आपको जो है इसका टेस्ट करवाना होगा। हैवी मशीनरीज जो भी होंगी, सर्विस ब्रेक पार्किंग ब्रेक टेस्ट होना जरूरी है, ओके, ताकि ये स्मूथ चल सके और बहुत कोई भी एक्सीडेंट प्रोन ना हो इसके वजह से, ठीक है। चलिए तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आज के यहीं पे सेशन था। जाते जाते आपको ये भी बताऊँ कि देखो कल आपका पेपर है, तो ठीक है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर आप अच्छे से देना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये नहीं कि घबराना है कि नहीं अब हम क्या करें, मेरा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके वजह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, जस्ट स्किप इट, ओके। ये नहीं कि उसी में लगे हुए हैं 3-4 घंटा उसी में लग गया, तो ये नहीं करना है। आप हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट दो, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसा करिएगा, पेपर अच्छा होगा आपका और कॉन्फिडेंस एक लेके आइएगा एग्ज़ाम देने के पहले। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम्स। टेलीग्राम पे हम कम्युनिकेट करेंगे और वहाँ से हम जानेंगे कि पेपर आपका कैसा हुआ, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।